तो चैप्टर नंबर 3 का जो अपना टॉपिक है वो है आज का विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण घूर्णन। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य कितना कार्य करना पड़ेगा। एक विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या रखा हुआ है, एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। उस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में हमें कितना काम करना पड़ेगा, वो काम हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखना इस कार्य को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ध्यान से आपको देखना है। ये अपने पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये अपने पास एक समान विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर। एक समान विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर जिसकी दिशा इस साइड है। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होती है और माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ। तो ये दिशा बाहर की तरफ है, तो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि यहाँ पर चार्ज कौन सा होगा, प्लस का, और यहाँ पर कौन सा होगा, माइनस का। क्योंकि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की जो दिशा होती है वो होती है बाहर की तरफ। एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर ये एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया है, यहाँ पर A और यहाँ पर B। बिंदु A पर आवेश -q और बिंदु B पर आवेश +q। द्विध्रुव के जो दूरी होती है द्विध्रुव की वो होती है 2a और इस द्विध्रुव को मान लेते हैं कौन, थीटा कोण पर रखा है। ये द्विध्रुव कौन से कोण पर रखा है, थीटा कोण के ऊपर। अब आपको एक बात बहुत ही ध्यान से सुननी है और देखना, जैसे कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है। यहाँ पर आवेश +q और इस बिंदु पर आवेश -q है। तो जो प्लस ये जो आवेश है इसके कारण जो बल लगेगा उस बल की दिशा कहाँ होगी, वो होगी, ये प्लस q आवेश है और यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर। तो जो प्लस के कारण जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ही उसकी दिशा होगी। तो बल की दिशा होगी प्लस के कारण इस साइड, और F इक्वल टू हमें पता है बल क्या हो जाएगा, आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो इसके कारण विद्युत जो माइनस है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बल की दिशा होती है वो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत। तो जो ये जो बल की दिशा होगी वो होगी इस साइड, F इक्वल टू में Q इंटू में E। और इसके लिए आपको जो चैप्टर नंबर 1 में जो अपना लास्ट टॉपिक आया था वो आपको जरूर देखना चाहिए, ताकि ये आप टॉपिक आपको बहुत ही और अच्छे से समझ में आ सके। तो ये अपना एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया है AB, जिस पर बिंदु A पर है -q आवेश और बिंदु B पर है +q आवेश, और ये विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर माइनस आवेश है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि जो प्लस है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ होती है और माइनस के कारण अंदर की तरफ। तो जो इस बिंदु Q के ऊपर ये विद्युत क्षेत्र क्या लगाएगा, बल लगाएगा, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया है विद्युत द्विध्रुव। तो ये विद्युत क्षेत्र है, इस प्लस के Q के ऊपर बल लगाता है और जिसकी दिशा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, उस बल की दिशा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है तो बल भी इसी साइड लगेगा, और -q आवेश यहाँ पर रखा है तो इसके कारण जो दिशा होगी वो होगी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो F बराबर Q इंटू में, F बराबर Q इंटू में। अब ये दोनों बल है, इसकी क्रिया रेखा है वो अलग अलग होने के कारण ये एक बल युग्म या फिर बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। यानी कि इसकी दिशा है इस साइड और इसकी दिशा है इस साइड, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। यानी कि ये तो इस प्रकार से बल लगा रहा है, ये इस प्रकार से बल लगा, यानी कि इस प्रकार से घूम जाएगा, और जिसको हम क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं।
यानी कि थीटा कोण के ऊपर जो बल आघूर्ण है उसका फॉर्मूला हमें पता है। बल आघूर्ण टो इक्वल टू पीई साइन थीटा। इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 1 का लास्ट वीडियो वो जरूर देखना चाहिए और उसमें हमने बल आघूर्ण का ये टॉपिक है वो कंप्लीट किया था। टो इक्वल टू पी साइन थीटा। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। तो टो इक्वल टू पी साइन थीटा। तो बल आघूर्ण अपने पास आ गया है कि थीटा कोण के ऊपर बल आघूर्ण क्या है, क्योंकि बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे ये बल इस साइड लगेगा, ये बल इस साइड लगेगा, इनकी इसको इस प्रकार से घुमाने की प्रवृत्ति रखेंगे जिसको हम बोलते हैं बल आघूर्ण, जिसका फॉर्मूला टो इक्वल टू पी साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस विद्युत द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण, ये सूक्ष्म कोण है डी थीटा, इस विद्युत द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण डी थीटा तक घुमा रहे हैं। तो इसको घुमाने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य अब हमें निकालना है। तो यहां पर हम लिखेंगे द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य, ये द्विध्रुव था भी, इसको हमने डी थीटा कोण पर घुमा दिया है तो ऐसे थोड़ी घूम जाएगा, उसके लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य हम निकाल रहे हैं डी डब्ल्यू। कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल कितना है? पी साइन थीटा इंटू विस्थापन कितना घुमाया है? डी थीटा। तो अपने पास डी डब्ल्यू इक्वल टू आ गया पी साइन थीटा और डी थीटा। इसको हम समीकरण नंबर लिख देते हैं 2। द्विध्रुव को डी थीटा कोण पर घुमा दिया है तो जो कार्य आएगा वो कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, और बल है अपने पास पी साइन थीटा, विस्थापन कितना है? डी थीटा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू आ गया पी साइन थीटा डी थीटा। अब हम लिखेंगे, अब द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण पर घुमाने में किया गया कार्य, तो डी डब्ल्यू इसका पूरे का हम क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। अगर कंप्लीट को हम घुमाना चाहें थीटा 1 से लेकर थीटा 2 अगर कोण पर हम द्विध्रुव को घुमाएं तो इसके लिए हम इसका समाकलन करेंगे डी डब्ल्यू पी साइन थीटा डी थीटा। समाकलन करना है थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो डी डब्ल्यू का समाकलन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू थीटा के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं तो पीई को ले लेते हैं बाहर, अंदर बचेगा थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा और डी थीटा। अब बताओ साइन थीटा का समाकलन वो क्या होता है? साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का कोस थीटा और लिमिट है थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। तो W इक्वल टू पीई। सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं। ऊपर वाली लिमिट कौन सी है? थीटा 2। तो माइनस कोस थीटा 2, बाद में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, माइनस का लगा दिया, एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस हो गया, प्लस कोस थीटा 1। तो W इक्वल टू कितना आ गया? पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो अगर द्विध्रुव को हम थीटा 1 से थीटा 2 कोण पर घुमाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा? W इक्वल टू पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। अब इसमें 3 कंडीशन भी हो सकती हैं। अगर हम थीटा 1 है वो 0 डिग्री रख दें और थीटा 2 इक्वल टू सिर्फ थीटा रख दें तो अपने पास क्या कंडीशन आएगी? तो वो 3 कंडीशन अब हम करेंगे। पहले हम इसको एक बार और समझते हैं, बाद में इसको साफ करेंगे और यहाँ से इसको दोबारा से इससे आगे का 3 कंडीशन यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर, जिसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव ए बी रखा गया है। ये रहा ए, ये रहा बी। बिंदु ए पर है माइनस क्यू आवेश और बिंदु बी पर है प्लस क्यू आवेश। अब जो विद्युत क्षेत्र ई है
इन प्लस क्यू के ऊपर और इस माइनस क्यू के ऊपर एक बल का निर्माण करता है, एक बल लगाता है। तो जो प्लस क्यू के ऊपर जो बल लगाएगा उसकी दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है, तो बल की दिशा भी का क्या होगी, इसी साइड होगी। और बल होता है F बराबर Q इंटू में E, या फिर ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था E इक्वल टू F अपॉन Q। तो F बराबर कितना आ जाएगा, Q इंटू में E। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने पढ़ लिया था, तो F बराबर आ गया Q इंटू में E। अब जो माइनस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो E के विपरीत होती है। तो इसकी दिशा आ गई इस साइड। अब देखना ये इसकी दिशा, ये तो इस साइड है, ये इस साइड है। तो विद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से क्या करेंगे, ये घुमाने की प्रवृत्ति रखेंगे, जिसको हम बोलते हैं बल आघूर्ण, और जिसका फॉर्मूला होता है टू इक्वल टू पी साइन थीटा। और ये फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 1 में लास्ट टॉपिक में कर लिया था। चैप्टर नंबर 1 में लास्ट टॉपिक का अपना यही फॉर्मूला हमने किया था। तो आप उस वीडियो को अच्छे से एक बार और देख के आ जाना। अब द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये द्विध्रुव भी था, इसको हमने कितना घुमा दिया है, डी थीटा। अब डी थीटा घुमाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, और कार्य का फॉर्मूला हमें पता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल है पी साइन थीटा, विस्थापन है कितना कितना घुमाए है, डी थीटा। तो डी थीटा आ गया, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू पी साइन थीटा डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण पर घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन dw का हो गया, समाकलन का w थीटा के सापेक्ष हमें करना है। तो p को तो ले लिया बाहर, तो थीटा की जो वैल्यू है उसको ले लेना है अंदर। तो साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का कोस थीटा, लिमिट है थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे, ऊपर वाली लिमिट है थीटा 2, तो माइनस कोस थीटा 2, और माइनस लिमिट में लगाते ही हैं, एक माइनस पहले से दिया हुआ है, माइनस माइनस हो गया प्लस कोस थीटा 1, कोस थीटा 1 पहले लिख लिया, कोस थीटा 2 बाद में लिख लिया। ये हमने कार्य है वो निकाल लिया। अब इसमें 3 कंडीशन आती हैं, तो वो 3 कंडीशन देखना करते हैं। W बराबर अपने पास आ गया है PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब देखना केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। अब द्विध्रुव को हम थीटा 1 बराबर 0 से थीटा 2 बराबर थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य में किया गया कार्य, थीटा 1 से थीटा 2 कोण पर घुमाने में किया गया कार्य कितना जाएगा, W इक्वल टू PE कोस थीटा 1 का मान है 0, कोस थीटा 2 का मान है सिर्फ थीटा, कोस 0 का मान होता है 1, तो P इक्वल टू आ गया 1 माइनस कोस थीटा। अगर द्विध्रुव को हम थीटा बराबर 0 से थीटा 2 बराबर थीटा कोण पर घुमाएंगे तो हमें इतना कार्य करना पड़ेगा। और ये वैल्यू हम पहले भी निकाल सकते थे, जब हमने द्विध्रुव को थीटा 1 से लेके थीटा 2 पर घुमाया था तो हमारे पास में ये आया था। अगर उसी के अंदर अगर हम द्विध्रुव को थीटा 1 बराबर 0 से थीटा 2 बराबर थीटा घुमा देते तो अपने पास ये आ जाता। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। अब है केस नंबर सेकंड। यदि थीटा 1 बराबर हो अपने पास कितना डिग्री, 90 डिग्री, और थीटा 2 बराबर हो थीटा डिग्री, तो अपने पास क्या आएगा, ये मान देखना। अभी इस समीकरण में हम रख देते हैं, यहां पर हम रखेंगे थीटा 1 इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अपने पास देखना कितना आएगा, यदि द्विध्रुव को हम थीटा 1 से 0 से थीटा 2 को 90 डिग्री पर घुमा रहे हैं तो क्या गया कार्य कितना आएगा। तो W इक्वल टू P कोस 0 माइनस कोस थीटा यानी कि कोस 90। तो W इक्वल टू
पीई, cos 0 का मान होता है 1 और cos 90 का मान 0। तो W इक्वल टू कितना आ गया, पीई। अब केस नंबर 3 है, यदि θ1 बराबर हो 0 और θ2 बराबर हो 180 डिग्री, तो अपने पास इतने कोण पर अगर हम घुमाएंगे द्विध्रुव को तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो W इक्वल टू पीई, फॉर्मूला है अपने पास cos 0 माइनस का cos 180। तो W इक्वल टू पीई, cos 0 का मान 1 माइनस cos 180 का मान -1, तो W इक्वल टू पीई ये हो गया है 2। तो W इक्वल टू आ गया 2 PE। यानी कि अगर द्विध्रुव को हम θ1 इक्वल टू 0 से θ2 इक्वल टू 180 डिग्री पर घुमाएंगे तो हमें सबसे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। W इक्वल टू 2 PE, यानी कि कहने का मतलब ये था अपने पास इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र था। ये था अपने पास द्विध्रुव है A और B, और ये कोण था अपने पास थीटा। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि द्विध्रुव को θ1 0 से θ2 इक्वल टू थीटा कोण पर घुमाया था। ये 0 डिग्री ये कोण थीटा है, और इसको हम थोड़ा सा अगर घुमाएंगे तो अपने पास कार्य है वो इतना आ जाएगा। अब θ1 इक्वल टू 0 से θ2 इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि अब की बार द्विध्रुव को हम इस प्रकार से घुमा दिया है, क्योंकि यहाँ पर तो θ इक्वल टू 0 डिग्री है, 90 डिग्री भी घुमाएंगे तो इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से हमें घुमाया है। तो θ2 इक्वल टू 90 डिग्री और θ1 इक्वल टू 0 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर कोण क्या है 0 डिग्री है। तो W इक्वल टू P cos 0 माइनस का cos 90, तो cos 90 का मान 0, cos 0 का मान 1, W इक्वल टू P। अब की बार यहाँ से हम 180 डिग्री पर, यानी कि अब की बार क्या था, ये तो था, अब की बार हमने इसको पूरा घुमा दिया इस प्रकार से, तो θ2 का मान 180 डिग्री आ गया। तो W इक्वल टू P cos 0 माइनस cos 180, और cos 180 का मान -1 है, तो W इक्वल टू 2PE। यानी कि अगर θ2 अगर 180 हो और θ1 0 हो तो हमें सबसे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा द्विध्रुव को घुमाने में। तो W इक्वल टू अपने पास आ गया 2PE। ओके, यानी कि आपको क्या करना था, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के गुणन में हमें कार्य निकालना था। तो कार्य हमने कैसे निकाला, ये अपने पास एक विद्युत क्षेत्र था E वेक्टर, इसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया था थीटा कोण के ऊपर। यहाँ पर चार्ज था +Q, तो यहाँ पर था -Q। प्लस के कारण जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में होगी बल की दिशा, माइनस के कारण होती है विपरीत। अब दोनों देखना, ये इस साइड बल लगाएगा, ये इस साइड बल लगाएगा, यानी कि द्विध्रुव को इस प्रकार से घुमा देंगे, और जिसको हम बोलते हैं बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, तो इक्वल टू P sin थीटा, ये चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ लिया था। अब हमने क्या किया, फिर द्विध्रुव को d थीटा कोण पर घुमा दिया। तो द्विध्रुव को d थीटा कोण पर घुमाएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, और कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल आघूर्ण हमें पता है P sin थीटा, और विस्थापन कितना आ गया d थीटा। अगर हम द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण पर घुमाएं तो हमें θ1 से θ2 तक उसका समाकलन करना पड़ेगा, और समाकलन के लिए जो वैल्यू आएगी वो अपने लिए आएगी P cos θ1 माइनस cos θ2। सबसे पहले अब हम केस नंबर फर्स्ट करेंगे, तो केस फर्स्ट में θ1 बराबर 0 रख देंगे और θ2 इक्वल टू थीटा रख देंगे, तो कार्य यह आ जाएगा। केस सेकंड में θ1 रखेंगे 0 डिग्री, θ2 रखेंगे 90 डिग्री, तो कार्य इतना आएगा। और केस थर्ड में θ1 बराबर 0 और θ2 बराबर 180, तो कार्य अपने पास अधिकतम होगा। तो ये अपना टॉपिक था विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के गुणन में। जो अगला टॉपिक है वो है बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है। तो देखना, विद्युत क्षेत्र को हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब बात करें विद्युत द्विध्रुव की। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के यदि दो आवेश अल्प दूरी पर रखे गए हैं तो जो ऐसी व्यवस्था होती है उसको हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। और जो टॉपिक अपना वो है बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो ये अपने पास बाह्य विद्युत क्षेत्र है।
यह एक विद्युत क्षेत्र है। यह है विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर। जो इसके ऊपर हमें कार्य करना है बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को, तो हम किसी विद्युत द्विध्रुव को यदि अनंत से इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे तो जो हमें कार्य करना पड़ेगा वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होता है। यानी कि ये अनंत के ऊपर है कोई विद्युत द्विध्रुव है। अगर अनंत से विद्युत द्विध्रुव को हम इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे और जो हमें कार्य करना पड़ेगा वही कार्य विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो ये विद्युत द्विध्रुव है जो अनंत से हम इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आए हैं। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर इस द्विध्रुव को लाने में हमें जो भी कार्य करना पड़ेगा वो कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये विद्युत द्विध्रुव है, इसको हम नाम लिख देते हैं यहाँ पर। तो ए है, यहाँ पर है बी। बिंदु ए पर आवेश है -q और बिंदु बी पर आवेश है प्लस का q। इस विद्युत द्विध्रुव को हम कहां से लेके आए हैं? अनंत से। और ये याद रखना जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव है पी वेक्टर की दिशा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होना चाहिए। तो ये पी वेक्टर की साइड में और इसी दिशा में क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र ई और द्विध्रुव आघूर्ण पी दोनों एक ही दिशा में होने चाहिए। तो एक ही दिशा में है। इस पर माइनस के आवेश है, इसके ऊपर प्लस के आवेश है। तो यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र ई है, ये प्लस के आवेश पर बल लगाएगा और इसी प्रकार ये माइनस के आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र ये क्या लगाता है? बल लगाता है। क्योंकि अगर हम विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई सी भी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र उनके आवेशों के ऊपर एक बल लगाता है। ये विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है और ये प्लस क्यू है। तो जो प्लस के कारण जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा। तो इसके कारण जो बल लगेगा वो इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। और ये बल हमें पता है F इक्वल टू होता है आवेश इंटू में विद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार इस माइनस के आवेश के ऊपर भी बल लगेगा जिसकी दिशा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो F इक्वल टू माइनस का Q इंटू में E। यानी कि इसके ऊपर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में और इसके ऊपर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो अनंत से इस विद्युत द्विध्रुव को इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने के लिए हमें जो भी कार्य करना पड़ेगा वो कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होगा। और एक बात ये याद रखनी है कि जो विद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है। तो ये पी वेक्टर है, विद्युत द्विध्रुव है, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है। अब जैसे हमें इसको अनंत से लेकर आएंगे तो हमें किसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा? प्लस क्यू आवेश के ऊपर कार्य करना पड़ेगा, जबकि माइनस क्यू आवेश के ऊपर तो ये स्वयं विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। माइनस क्यू आवेश है, इसके ऊपर स्वयं का विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा, जबकि प्लस क्यू के ऊपर हमें कार्य करना पड़ेगा। इसका केंद्र है O और जो विद्युत द्विध्रुव की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 2a होती है। तो हमें माइनस क्यू के ऊपर ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। और कितना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा? 2a ज्यादा कार्य करना पड़ेगा प्लस क्यू के अपेक्षा। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश है, तो अनंत से इसके अंदर हम विद्युत द्विध्रुव लेके आएंगे तो इस माइनस क्यू के ऊपर है वो विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा और जो ज्यादा कार्य करेगा वो माइनस क्यू आवेश के कारण ही होगा। क्योंकि माइनस क्यू आवेश है वो कितनी दूरी ज्यादा चलेगा? 2a दूरी है वो ज्यादा चलता है। तो जो कार्य आएगा वो कितना आएगा? W इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पर बल कितना है? माइनस का QE और कितना अधिक है? 2a। तो W इक्वल टू Q इंटू में 2a, Q इंटू 2a और ये माइनस है और यहाँ पर है E।
और Q इंटू में 2A हमें पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसको हम लिख सकते हैं P। तो जो W इक्वल टू अपने पास आएगा वो आएगा माइनस का PE, और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं U1 इक्वल टू माइनस का PE। इसको हम समीकरण नंबर लिख देते हैं 1। अब यदि विद्युत द्विध्रुव को हम थीटा कोण के ऊपर घुमा दें तो कितना कार्य करना पड़ेगा? यदि विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमा दें तो किया गया कार्य, और ये कार्य हमने पिछले टॉपिक में निकाला है, U इक्वल टू PE 1 माइनस कोस थीटा। इसको हम लिख देते हैं U2। इसको समीकरण नंबर 2। यानी कि क्या है कि ये विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से एक समान विद्युत क्षेत्र में पहले तो इस प्रकार से रखा गया था, यहाँ पर बिंदु A, यहाँ पर बिंदु B, यहाँ पर माइनस Q आवेश, यहाँ पर प्लस Q आवेश। और अब की बार विद्युत द्विध्रुव हमने थीटा कोण के ऊपर रख दिया है, यानी कि अब इस स्थिति में हमने विद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से रखा है। तो ये जो कार्य आएगा, ये कार्य हमने इसके पीछे टॉपिक में किया था, U इक्वल टू P 1 माइनस कोस थीटा। तो जो द्विध्रुव के ऊपर जो कुल कार्य आएगा वो आएगा, इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो जो कुल कार्य अपने पास आएगा, कुल कार्य वो कितना होगा? U1 प्लस U2, या फिर कुल कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगा। तो U इक्वल टू U1 प्लस U2। तो U1 का मान है कितना? माइनस का PE प्लस U2 का मान है PE 1 माइनस कोस थीटा, PE 1 माइनस कोस थीटा। तो U इक्वल टू हम करेंगे माइनस का PE प्लस का PE माइनस PE कोस थीटा। तो P से P कैंसिल, U इक्वल टू आ गया माइनस का PE कोस थीटा। ये अपने पास कार्य आ गया। इसको अगर हम सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप, तो सदिश रूप में किस प्रकार से लिखेंगे? माइनस का P डॉट E वेक्टर। इस प्रकार से हमारे पास कार्य आएगा। बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी आएगी? माइनस का P कोस थीटा, या U इक्वल टू माइनस का P डॉट E वेक्टर। यानी कि अपने पास ये कोई विद्युत क्षेत्र था जिसमें हमने अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव को लेके आएंगे, और जो हमें कार्य करना पड़ेगा वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो ये अनंत है। अनंत से एक विद्युत द्विध्रुव को हम विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आए हैं, और अंदर लेके आने के लिए हमें जो भी कार्य करना पड़ेगा वही कार्य इस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो ये विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर आवेश माइनस Q और यहाँ पर आवेश प्लस Q। तो ये जो द्विध्रुव है P वेक्टर है, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर की दिशा में होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये E वेक्टर है और ये भी P वेक्टर है, यानी कि दोनों की दिशा क्या है? एक ही दिशा है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि द्विध्रुव की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए। तो ये द्विध्रुव की दिशा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये माइनस Q आवेश प्लस Q आवेश, तो इसके अंदर विद्युत द्विध्रुव रख दिया है। तो ये विद्युत क्षेत्र है, इनके आवेशों के ऊपर बल लगाता है। ये विद्युत क्षेत्र ये है, प्लस Q आवेश के ऊपर भी बल लगाएगा और माइनस Q आवेश के ऊपर भी बल लगाता है। तो जो प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो बल की दिशा होती है वो होती है बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर बाहर की तरफ लिख दिया F इक्वल टू Q इंटू में E। जबकि माइनस Q के जो आवेश के कारण जो बल की दिशा होती है वो होती है बाहर की तरफ है, यह है बाहर की तरफ। तो जैसे इसको अंदर लेके आएंगे तो हमें ज्यादा कार्य करना पड़ेगा माइनस Q आवेश के ऊपर, और कितना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा? 2A ज्यादा कार्य माइनस Q आवेश के ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस Q के ऊपर तो विद्युत क्षेत्र E वेक्टर है वो कार्य कर रहा है। तो जो बल होगा अपना, जो कार्य होगा वो कार्य होगा बल गुणा विस्थापन। तो बल कितना है? माइनस का Q इंटू में। तो ज्यादा कार्य हमें 2A आवेश को या माइनस Q आवेश को लेके आने में कार्य करना पड़ेगा, और 2A ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य हो जाएगा बल गुणा विस्थापन। तो बल है माइनस का QE, ये रहा माइनस का QE, और इंटू में विस्थापन कितना अधिक है? 2A।
तो 2a आ गया। तो W इक्वल टू क्यू इंटू में 2a, यानी कि एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। तो W इक्वल टू आ गया माइनस का Pe, या फिर यही कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया U1 इक्वल टू माइनस का Pe। अब इस स्थिति में तो ये P और E दोनों क्या थे, समांतर थे, यानी कि थीटा का मान था 0 डिग्री। लेकिन यदि इस विद्युत द्विध्रुव को हम इस प्रकार से रख दें थीटा कोण के ऊपर, तो जो कार्य आएगा वो आएगा U2 इक्वल टू Pe 1 माइनस कोस थीटा। और ये हमने इससे पहले जो टॉपिक किया था उसमें ये कार्य निकाल लिया था। अब जो विद्युत द्विध्रुव के ऊपर जो कुल कार्य है वो कितना आएगा, U इक्वल टू U1 प्लस U2। U1 का मान है माइनस का Pe और U2 का मान है Pe 1 माइनस कोस थीटा। तो Pe इसको अंदर गुणा कर दिया है, Pe माइनस का Pe कोस थीटा कैंसिल हो गया, माइनस का P कोस थीटा। इसको सदिश रूप में लिखेंगे इस प्रकार से, U इक्वल टू माइनस का P डॉट E वेक्टर। अब इसमें तीन कंडीशन है। यदि हम विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर लेके आए 180 और 90 डिग्री के ऊपर, तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या आएगी वो देखते हैं। तो इसमें केस नंबर फर्स्ट है, यदि थीटा इक्वल टू हो 0 डिग्री, तो इसमें हम 0 रखेंगे तो U इक्वल टू माइनस का Pe कोस 0। तो U इक्वल टू माइनस का Pe कोस 0 का मान होता है 1, तो U इक्वल टू आ गया माइनस का Pe। इसको बोलते हैं संतुलन की स्थिति, स्थायी संतुलन की स्थिति। अब केस नंबर दूसरा है, केस नंबर सेकंड, यदि थीटा इक्वल टू हो 90 डिग्री, तो U इक्वल टू माइनस का Pe कोस 90 का मान 0, तो यह आ जाएगा 0। अब केस थर्ड, यदि थीटा इक्वल टू हो 180 डिग्री, तो U इक्वल टू माइनस का Pe कोस 180। तो U इक्वल टू माइनस का Pe कोस 180 का मान माइनस का 1, तो U इक्वल टू कितना आ गया Pe। इसको बोलते हैं अस्थायी संतुलन की स्थिति। तो इस प्रकार से अपना टॉपिक था बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो देखना क्या किया है, एक बार और समझते फटाफट, फिर इस टॉपिक को यहीं पर खत्म कर देते हैं। देखना क्या किया था कि ये अपने पास एक समान विद्युत क्षेत्र था, एक समान विद्युत क्षेत्र था E वेक्टर। तो अनंत से अगर हम किसी द्विध्रुव को इसके अंदर लेके आएंगे, जो हमें कार्य करना पड़ेगा वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो ये विद्युत द्विध्रुव है AB, इस पर माइनस के आवेश, इस पर प्लस के आवेश, इसका केंद्र O और दूरी है 2a। अनंत से अगर विद्युत द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे और जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो जो विद्युत क्षेत्र E है ये प्लस के आवेश के ऊपर भी बल लगाएगा और माइनस के आवेश के ऊपर भी बल लगाता है। तो जो प्लस के आवेश के अंदर बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा F इक्वल टू क्यू इंटू में E, जबकि माइनस के आवेश के ऊपर जो बल लगेगा वो लगेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में माइनस का क्यू इंटू में E। तो जो Q ये माइनस का क्यू इंटू E है, इसके ऊपर जो बल लगाएगा जिसकी, तो वो विद्युत क्षेत्र है वो अपनी E वेक्टर की दिशा में लगाएगा, जबकि इसके ऊपर बल लगेगा वो कम लगेगा माइनस की अपेक्षा। क्योंकि कितना कम लगेगा, जो यानी कि 2a इसके ऊपर कम लगेगा और 2a इसके ऊपर बल लगता है वो ज्यादा लगता है, क्योंकि कितनी दूरी तय करता है, माइनस क्यू है वो प्लस क्यू की अपेक्षा 2a ज्यादा दूरी तय करता है। यानी कि माइनस क्यू आवेश है वो प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा 2a ज्यादा दूरी तय करता है। इसलिए जो कार्य होगा वो होगा बल गुणा विस्थापन, और बल कितना लग रहा है माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस का क्यू ई, और विस्थापन कितना अधिक है दूरी वो है 2a। तो यहाँ पर आ गई थी 2a, तो W इक्वल टू माइनस का आया Pe। अब यदि थीटा कोण पर हम इसको घुमा दें तो W2 या फिर U2 वो कितना आएगा Pe 1 माइनस कोस थीटा। अगर इसको जोड़ेंगे
तो जो अंदर कुल का विद्युत द्रव्य को लेके आएंगे वो कुल कार्य आ जाएगा, कुल स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी U1 प्लस U2, तो U इक्वल टू माइनस का P कोस थीटा। सदिश रूप में इस प्रकार से केस फर्स्ट यदि थीटा द्विध्रुव को अगर थीटा कोण पर हम रखें, 0 डिग्री कोण पर रखें हम, तो अपने पास जो स्थितिज ऊर्जा आएगी वो आएगी माइनस का P। यदि 90 डिग्री के ऊपर रखें द्विध्रुव कोण तो स्थितिज ऊर्जा आएगी 0, और यदि 180 डिग्री के ऊपर रखें तो जो स्थितिज ऊर्जा आएगी वो आएगी P। तो ये अपना टॉपिक था विद्युत बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा।